नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी विद एएमसी चैनल पे। दोस्तों ये बिहार पुलिस प्रैक्टिस सेट का 53वां प्रैक्टिस सेट, इससे पहले 52 प्रैक्टिस सेट अपलोड किए जा चुके हैं। यदि आपने उनसे वीडियोस को नहीं देखा है तो उनके लिए प्लेलिस्ट नीचे तैयार करके लिंक डाल दिया गया डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो आप लोग उनसे वीडियोज को भी देख सकते हैं। और चलिए अब बिना देरी किए करते हैं आज के इस वीडियो की स्टार्ट। बस आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि यदि आप पहली बार इस चैनल से जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑल पे सिलेक्ट कर लें, ताकि ऑल वीडियोस की सूचना आपको सबसे पहले मिलते रहे। वीडियो पे लाइक आप लोग जरूर करें, जितना आप लोग लाइक करेंगे उतने ही जल्दी जल्दी नए नए वीडियो आपके लिए आते रहेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, दो क्वेश्चन आपको एक साथ दिख रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे कि पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई थी। तो पाटलिपुत्र को सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई थी किन्होंने? चंद्रगुप्त मौर्य ने। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य ने सबसे पहले पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी बनाई थी। पाटलिपुत्र जो है इसकी स्थापना गंगा एवं सोन नदी के संगम पर हर्यक वंशी शासक उदयन ने की थी, और अपनी राजधानी इन्होंने राजगिरी से पाटलिपुत्र स्थानांतरित की थी। लेकिन यहाँ पे उदयन ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है। यदि उदयन दिया होता ऑप्शन में तो उदयन इसमें बिल्कुल सही आंसर होते, बट इस ऑप्शन के अनुसार चले तो इसमें चंद्रगुप्त मौर्य सही है। ठीक है, और यदि यहाँ पे ऑप्शन में दे दिया जाता उदयन तो उदयन सही होता, बट यहाँ पे वो ऑप्शन नहीं है, तो आप लोगों का कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, तो चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। फिर आगे क्वेश्चन की कला की गांधार शैली किसके समय में फली फूली थी। कला की गांधार शैली किसके समय में, किसके शासनकाल में फली फूली थी? ये किसके शासनकाल में फली फूली थी? कुषाणों के समय में। कुषाण ऑप्शन ए, कुषाण शासक कनिष्क के शासनकाल के क्षेत्र में दो स्वतंत्र शैलियों का विकास हुआ था। पहला गांधार शैली, पहले शैली की बात करें तो गांधार शैली यहाँ पे है, और दूसरा जो है मथुरा शैली। ठीक है, दूसरा मथुरा शैली। मथुरा शैली, इन दोनों को कनिष्क की ओर से पर्याप्त प्रोत्साहन दिया गया था। गांधार कला यूनानी कला से प्रभावित थी। गांधार कला जो है ये यूनानी कला से प्रभावित थी। ठीक है, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। फिर आगे क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। क्वेश्चन बहुत ही प्यारा सा है कि शुंग वंश के बाद किस वंश ने भारत पर राज किया था। शुंग वंश के बाद किस वंश ने भारत पर राज किया था? तो किस वंश ने किया था इसके बाद? कण्वा, ऑप्शन सी। बहुत से लोग कंफ्यूज हैं, कण्वा क्या है? कण्वा या फिर कण्व वंश के नाम से इसे जानते हैं। कण्वा या फिर कण्व वंश के नाम से भी इन्हें जाना जाता है। आप लोगों ने ये भी पढ़ा होगा कहीं ना कहीं। शुंग वंश का अंतिम राजा देवभूति अपने आमत्य वासुदेव के षड्यंत्रों द्वारा मारा गया था, और वासुदेव ने जिस नवीन राजवंश की नींव डाली वह कण्व या फिर कहे तो कण्वायन नाम भी कहीं आपको देखने को मिल सकते हैं, तो कण्वायन नाम से इसे जाना जाता है। शुंगों के समान यह भी एक ब्राह्मण वंशी था। ठीक है, जिस तरह से शुंग वंश थे ब्राह्मण, उस तरह से कण्वा वंश जो है, कण्व वंश जो है ये भी ब्राह्मण वंश था, उन्हीं के समान। आगे भी क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार के लिए उपयोग किया जाता था? व्यापार के लिए उपयोग किया जाता था, तो वह कौन सा इसमें बंदरगाह है? आप लोग जल्दी से कमेंट करके बताएं। इसमें सही आंसर क्या है? ताम्रलिप्ति, ऑप्शन बी ताम्रलिप्ति। जितने भी लोग आंसर कर रहे हैं उनका आंसर बिल्कुल सही है, ऑप्शन बी ताम्रलिप्ति। गुप्त काल में बंगाल में ताम्रलिप्ति एक प्रमुख बंदरगाह था, जहां से उत्तर भारत के साथ दक्षिण पूर्व एशिया, चीन, लंका, जावा, सुमात्रा आदि देशों के साथ व्यापार होता था। पश्चिमी भारत का प्रमुख बंदरगाह भड़ौच था। यहाँ पे जो देख रहे हैं भड़ौच, ये क्या था? तो ये पश्चिम भारत का प्रमुख बंदरगाह था, और जहां से पश्चिमी देशों के साथ समुद्री व्यापार होता था। इससे पश्चिमी देशों के साथ समुद्री व्यापार होता था। और बात करें यहाँ पे उत्तरी भारत की तो ताम्रलिप्ति, यहाँ बिल्कुल सही आंसर दिए हुए हैं। अगले क्वेश्चन को देखते फिर। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है कि गुप्त युग में भूमि राजस्व की दर क्या थी? भूमि राजस्व की दर क्या थी किस युग में? तो गुप्त युग में, गुप्त के शासनकाल में। उसमें जो भूमि राजस्व थी वह थी 1/6। 1/6 इसमें बिल्कुल सही आंसर दिए हुए, 1/6। ठीक है, 1/6 थी उसमें। गुप्त काल में जो लोग राजकीय भूमि पर कृषि करते थे उन्हें अपनी उपज का एक भाग राजा को कर के रूप में देना पड़ता था। 1/6 में बांटा गया था, यानी कि उपज का छठा भाग। ठीक है, ये एक उपजाऊ है, छठा भाग जो है वह दिया जाता था। अगले क्वेश्चन को देखते हैं फिर। जो क्वेश्चन आपको समझ में नहीं है आप लोग कमेंट करके जरूर पूछें, कमेंट में भी आपको रिप्लाई मिल जाएंगे, तो बिल्कुल आपको सोचना नहीं है। आगे भी क्वेश्चन है कि चीनी यात्री हेनसांग ने
किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये वीवीआई क्वेश्चन है। चीनी यात्री हेनसांग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था? तो इन्होंने अध्ययन किया था किसमें? इन्होंने अध्ययन किया था नालंदा विश्वविद्यालय में। ऑप्शन डी नालंदा विश्वविद्यालय इसमें बिल्कुल सही आंसर दिए हुए। चीनी यात्री हेनसांग हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आए थे। बहुत बार क्वेश्चन ये पूछ लिए जाते हैं कि चीनी यात्री हेनसांग जो है वह किसके शासनकाल में भारत आए थे? तो आए थे किसके शासनकाल में? हेनसांग के शासनकाल में ये भारत आए थे और नालंदा विश्वविद्यालय में इन्होंने शिक्षा ग्रहण की थी। यहाँ पे ये इस विद्यालय में अध्ययन किया था। और इस समय यहाँ के कुलपति कौन थे? ये पूछ ले उस समय वहाँ के कुलपति कौन थे नालंदा विश्वविद्यालय के? तो कुलपति थे आचार्य शीलभद्र। ठीक है, तो ये सब आप लोग ध्यान में अवश्य रखें। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। फिर क्वेश्चन है कि प्रसिद्ध चीनी यात्री फाहियान किसके शासनकाल में भारत की यात्रा की थी? ऊपर था हेनसांग, नीचे फाहियान है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना, ये दोनों क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे बात है हेनसांग, यहाँ पे फाहियान की बात है, हेनसांग की बात हम लोगों ने कर लिया है। अब बात है फाहियान की। तो फाहियान की बात करें यहाँ पर, तो ये चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत की यात्रा की थी। चंद्रगुप्त द्वितीय, ऑप्शन बी, चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में फाहियान जो है चीनी यात्री ये भारत की यात्रा की थी। चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के शासनकाल में चीनी यात्री फाहियान ने 399 ईस्वी, कब से? 399 ईस्वी से 412 ईस्वी तक भारत के विभिन्न स्थानों का भ्रमण किया। भारत में अलग अलग जगहों पे इन्होंने देखा, घूमा, सब जगह पे। कहाँ, कब से कब तक? तो 399 ईस्वी से लेकर के 412 ईस्वी तक। ठीक है, 399 ईस्वी से लेकर 412 ईस्वी तक ये भारत में रहे थे। आगे फिर क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है कि नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? तो नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? कुमारगुप्त। कुमारगुप्त। देखते हैं आपके माइंड में आंसर आ गए होंगे, सही बात है ना, आप लोगों के माइंड में तुरंत आंसर आए होंगे। साथ ही साथ आप लोग कमेंट करते रहे, कमेंट करते हैं तो बहुत अच्छा लगता है आप लोगों के प्यारे प्यारे कमेंट्स देख के। ठीक है, आगे फिर क्वेश्चन है कि नालंदा विश्वविद्यालय के विनाश के कारण थे? इसके विनाश के कारण थे मुसलमान। ऑप्शन ए, ऑप्शन ए इसमें सही आंसर दिए हुए। नालंदा विश्वविद्यालय बख्तियार खिलजी के अधीन तुर्क मुस्लिम आक्रमणकारियों द्वारा नष्ट किया गया था और यह भारत में बौद्ध मत के पतन के लिए अंतिम प्रहार के रूप में देखा जाता है इस विध्वंस को। ठीक है, नालंदा विश्वविद्यालय को किन्होंने किया था? बख्तियार खिलजी ने इस पे आक्रमण किया था, इसे नष्ट किया था। ऑप्शन ए इसमें सही आंसर दिए हुए हैं। आगे भी क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है कि विक्रमशिला शिक्षा केंद्र के संस्थापक का नाम क्या है? विक्रमशिला शिक्षा केंद्र के संस्थापक का नाम क्या है? इसके संस्थापक का नाम क्या है? इसके संस्थापक का नाम है धर्मपाल। संस्थापक विक्रमशिला शिक्षा केंद्र के संस्थापक का नाम क्या है? धर्मपाल इसका नाम है। ठीक है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय बिहार के भागलपुर जिले में स्थित था और इसकी स्थापना पाल वंश के धर्मपाल ने की थी। कौन की थी इसकी स्थापना? पाल वंश के धर्मपाल ने इसकी स्थापना की थी। अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। फिर आगे क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है कि निम्नलिखित में से कौन सा सौरमंडल का भाग नहीं है? इनमें सौरमंडल का भाग क्या नहीं है? इसमें सौरमंडल का भाग क्या नहीं है? निहारिका। क्षुद्र ग्रह जो है या सौरमंडल का भाग है ही, धूमकेतु भी इसका भाग है, ग्रह भी सौरमंडल का ही भाग है, जबकि निहारिका जो है यह सौरमंडल का भाग नहीं है। सौरमंडल का भाग निहारिका नहीं है। ठीक है, निहारिका सौरमंडल का भाग नहीं है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। फिर आगे क्वेश्चन है कि वैज्ञानिक जिन्होंने सर्वप्रथम खोज की कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है वह कौन है? तो पृथ्वी चारों ओर, पृथ्वी जो है यह सूर्य के चारों ओर घूमती है, ये सर्वप्रथम कहा था किन्होंने? ये सर्वप्रथम कहा था कोपरनिकस ने। ऑप्शन सी कोपरनिकस बिल्कुल सही आंसर दिए हुए। कोपरनिकस 1514 ईस्वी में एक हस्तलिखित पुस्तक इन्होंने जारी की थी, लिटिल कमेंट्री। इन्होंने इसमें कोपरनिकस ने उस सिद्धांत का प्रतिपादन किया था जिसमें कहा गया था कि सूर्य ब्रह्मांड के केंद्र में है तथा पृथ्वी उसकी परिक्रमा करती है। ठीक है, और यह 6वीं शती ईस्वी के प्रसिद्ध भारतीय खगोलविद ब्राह्महिर ने इससे लगभग 1000 वर्ष पूर्व ही बता दिया था। तो ये भारत के लिए गर्व की बात है कि भारत में इनसे पहले ही इन्होंने बता दिया था, खगोलविद ब्राह्महिर ने, कि जो चंद्रमा है वह पृथ्वी का चक्कर लगाता है और पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है। बट यहाँ पे ऑप्शन के अनुसार हम लोग चले तो सर्वप्रथम बताया था कोपरनिकस ने, इसमें सही आंसर होगा कोपरनिकस ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। फिर आगे फिर क्वेश्चन है कि हमारी आकाश गंगा के केंद्र की परिक्रमा करने में सूर्य को कितना समय लगता है? आकाश गंगा के केंद्र की परिक्रमा करने में सूर्य को कितना समय
लगता है? तो सूर्य को समय लगता है 25 करोड़ वर्षों का। सोच सकते हैं बहुत ज्यादा समय लगता है, 25 करोड़ वर्ष का समय लगता है। ठीक है, सूर्य हमारे आकाश गंगा के 100 अरब तारों में से एक है। ठीक है, और गैलेक्सी में स्थित प्रत्येक तारा इसके केंद्र की परिक्रमा करता है। केंद्र के निकट तारों को केंद्र से दूर के तारों की अपेक्षा परिक्रमा में कम समय लगता है। सूर्य गैलेक्सी के केंद्र से अपेक्षाकृत दूर है और इसे लगभग इस परिक्रमा को पूरा करने में 23 करोड़ वर्ष लगता है, लगभग। और यहाँ पे सही आंसर में होगा 25 होगा, क्योंकि अबाउट में हम लोग चले लगभग में चल रहे हैं, तो यहाँ पे 25 करोड़ बिल्कुल सही आंसर दिए हुए हैं। आगे फिर क्वेश्चन 14 नंबर में है कि हमारे अंतरिक्ष में कितने तारा मंडल है। ये तो आप लोग आंसर तुरंत कर देंगे, फटाक से आप लोग आंसर कर दे नीचे। और क्वेश्चन अच्छे लग रहे तो आप लोग लाइक की वीडियो को कर दे, बहुत कम लाइक अभी तक आप लोगों ने किया है। इसमें सही आंसर क्या है? इसमें सही आंसर है 88 यानी कि 88। 88 इसमें बिल्कुल सही आंसर दिए हुए हैं। IAU यानी कि इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन के अनुसार आकाश में कुल 88 तारा मंडल है, जिसमें अधिकांश को दक्षिण गोलार्ध में ही देखा जा सकता है। ठीक है, आगे प्रश्न देख लेते हैं। आगे फिर क्वेश्चन है कि जिस तारा मंडल के तारे ध्रुव तारे की ओर संकेत करते हैं वह इनमें से कौन है? ये देखते ही समझ गए, सप्तऋषि। 7 तारे एक साथ आप लोगों ने देखा होगा, जरूर देखा होगा, इसके बारे में आप लोगों ने सुना भी होगा बचपन में, तो यही है वो ऑप्शन। इसमें ए बिल्कुल सही आंसर दिए हुए हैं, सप्तऋषि, सप्तऋषि। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। फिर आगे क्वेश्चन है कि इनमें से किस ग्रह का कोई उपग्रह नहीं? इनमें ऐसा कौन सा ग्रह दिया हुआ है ऑप्शन में जिसका कोई उपग्रह ही नहीं है? तो इसमें किसका उपग्रह नहीं है? इसमें बुध जो देख रहे हैं ऑप्शन बी, इसका कोई उपग्रह नहीं है, बुध का कोई उपग्रह नहीं है। सौरमंडल में केवल 2 ही ऐसे ग्रह हैं जिनके कोई उपग्रह नहीं है। वह कौन कौन सा है? एक तो बुध यहाँ पे हो गया, पहला बुध हो गया, और दूसरा शुक्र। शुक्र के भी कोई उपग्रह नहीं है, शुक्र के भी कोई उपग्रह नहीं है। वही बात करें मंगल के, तो मंगल के 2 उपग्रह हैं। ठीक है, और नेपच्यून के 14 उपग्रह हैं, नेपच्यून के 14 उपग्रह ज्ञात हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग ध्यान में जरूर रखें। आगे क्वेश्चन को फिर देख लेते हैं। वही बात करें प्लूटो की, तो आप लोग सोच रहे हैं प्लूटो के बारे में मैंने क्यों नहीं बताया, तो प्लूटो को ग्रह की श्रेणी से बाहर कर दिया है। नेक्स्ट में क्वेश्चन है कि सौरमंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह कौन सा है? सौरमंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह कौन सा है? तो गर्म ग्रह देखिए आप लोग समझ गए इसमें सही आंसर क्या है। इसमें सही आंसर है शुक्र, ऑप्शन बी। शुक्र जो है यह सौरमंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह है और इसकी औसत तापमान लगभग 464 डिग्री सेल्सियस, 464 डिग्री सेल्सियस है इसकी औसत तापमान। अगले प्रश्न को देखते हैं। फिर अगला क्वेश्चन है कि सांझ का तारा किसे कहते हैं? इवनिंग स्टार किसे कहते हैं? इवनिंग स्टार कहें या फिर मॉर्निंग स्टार कहें, दोनों एक ही बात है, दोनों एक ही क्वेश्चन है, दोनों के एक ही आंसर होते हैं। तो इसमें इवनिंग स्टार किस ग्रह को कहते हैं? इवनिंग स्टार कहते हैं शुक्र ग्रह को, वीनस को, ऑप्शन सी शुक्र ग्रह को इवनिंग स्टार या फिर कहें तो मॉर्निंग स्टार के नाम से भी इसे जाना जाता है। और वही बात करें मंगल को, तो मंगल को लाल ग्रह के नाम से हम लोग जानते हैं, मंगल को लाल ग्रह के नाम से जानते हैं। बृहस्पति की बात करें यदि, तो बृहस्पति सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। वही बात करें शनि की, तो शनि बलियों से युक्त ग्रह है। बलियों से युक्त ग्रह के बारे में पूछे जाते हैं तो उसमें सही आंसर क्या हो जाएगा? शनि। बृहस्पति क्या है? तो सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। मंगल के बारे में पूछा जाता है तो मंगल लाल ग्रह है, लाल ग्रह के नाम से किसे जाना जाता है? तो मंगल को ये पूछे जा सकते हैं। और सुबह का या सांझ का तारा क्या है? तो वह शुक्र है। नेक्स्ट में क्वेश्चन है कि पृथ्वी तक पहुंचने के लिए सूर्य से चला प्रकाश समय लेता है। पृथ्वी तक पहुंचने के लिए सूर्य से चला प्रकाश कितना समय लेता है? यहाँ पे सूर्य है यहाँ पे, और यहाँ पे पृथ्वी है, तो यहाँ से जब सूर्य की किरणें निकलती है तो पृथ्वी तक पहुंचने में से कितना समय लगता है? ये क्वेश्चन में पूछा गया है। तो यहाँ कितना समय लगता है? इसमें समय लगता है लगभग 8 मिनट। इसमें 8 मिनट का समय लगता है लगभग। ठीक है, 8 मिनट। नेक्स्ट भी क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, चलिए देख लेते हैं उसको फटाफट से। क्या है क्वेश्चन? क्वेश्चन है कि पृथ्वी को सूर्य की परिक्रमा करने में कितना समय लगता है? पृथ्वी को सूर्य की परिक्रमा करने में कितना समय लगता है? जैसे समय लगता है 365.253, ऑप्शन बी। ठीक है, पृथ्वी को सूर्य की परिक्रमा करने में 365.253 दिन, या फिर कहें तो 365 दिन और 6 घंटे तथा 9 मिनट और 9.51 सेकेंड का इसमें वक्त लगता है, समय लगता है पृथ्वी को सूर्य की परिक्रमा
पूरा करने में। आगे फिर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे कि हुंडू प्रपात किस नदी पर निर्मित है। हुंडू प्रपात जो है यह किस नदी पर निर्मित है, तो ये निर्मित है किस नदी पे, जल्दी से आप लोग आंसर करके बताएं। ये निर्मित है किस नदी पे, स्वर्णरेखा नदी पर। ऑप्शन सी इसमें सही आंसर दिए हुए हैं, स्वर्णरेखा नदी पर, या फिर स्वर्ण कई जगह पर आपको देखने मिलेंगे स्वर्ण, तो ये भी आप लोग ध्यान में जरूर रखें, स्वर्ण हो या फिर स्वर्ण दोनों एक ही बात है, तो ऑप्शन में कुछ आगे पीछे हो सकते हैं इस तरीके से। तो हुंडू प्रपात जो है यह रांची से 45 किलोमीटर की दूरी पर स्वर्णरेखा नदी पर स्थित है और इसकी ऊंचाई जो है यह लगभग 320 फीट है। इसकी ऊंचाई लगभग 320 फीट है। वहीं बात करें मीटर में तो ये कितने हो गए, 98 मीटर हो गए लगभग। ठीक है, आगे फिर क्वेश्चन है कि भारत की सर्वोच्च चोटी कौन सी है। तो भारत की सर्वोच्च चोटी क्या है, गाडविन ऑस्टिन। ऑप्शन सी गाडविन ऑस्टिन आप लोगों ने बहुत बार पढ़ा होगा और ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछे भी गए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर सही आंसर हम लोग क्या हो गया, ऑप्शन सी गाडविन ऑस्टिन। हिमालय पर्वत श्रेणी के पर्वतों की ऊंचाई, और बात करें इसमें किसकी कितनी ऊंचाई है, तो चलिए ये भी देख लेते हैं। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई की बात करें तो उसकी ऊंचाई है कितनी, 8848 यानी कि 8848 मीटर, 8848 मीटर। ठीक है, वहीं ये कहाँ पे है, तो नेपाल में, यहाँ पे बात करें। ठीक है, और गाडविन ऑस्टिन की बात करें, K2 इसके नाम से आप लोग जानते हैं, K2 के नाम से इसे जानते हैं। तो इसकी जो ऊंचाई है मीटर में बात करें तो इसकी ऊंचाई है 8611 मीटर भारत में। ठीक है, भारत की बात कर रहे हैं। और बात करें हम लोग कंचनजंगा की, तो इसकी ऊंचाई है 8598 मीटर, 8598 मीटर, भारत की बात कर रहे हैं, भारत। ठीक है, और वहीं, और चलिए इसमें तो क्लियर हो गए हैं। तो इस तरीके से आप लोग देख सकते हैं कि इस ऊंचाई से साफ हो जाता है कि गाडविन ऑस्टिन जो है भारत की सर्वोच्च पर्वत चोटी है, ऊंची पर्वत चोटी है, और यह भारत के केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में स्थित है। यदि पूछ ले कि गाडविन ऑस्टिन कहाँ पे है, कहाँ पे स्थित है, तो यह लद्दाख में स्थित है। ठीक है, तो इसे भी आप लोग ध्यान में अवश्य रखें। अगले प्रश्न को फिर देखते हैं। अगला प्रश्न है कि हिमालय का पर्वत पदीय प्रदेश है, हिमालय का पर्वत पदीय प्रदेश क्या है, तो ये जल्दी से आप लोग बताएं, इसमें सही आंसर क्या है, शिवालिक। ऑप्शन बी शिवालिक। अगले प्रश्न को देख लेते हैं कि शिवालिक श्रेणी का निर्माण किसमें हुआ है। शिवालिक श्रेणी का निर्माण हुआ है किसमें, तो इसका निर्माण हुआ है सेनोजोइक में, सेनोजोइक, ऑप्शन डी। अगले क्वेश्चन को फिर देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे कि भारत की राष्ट्रीय आय का मुख्य स्रोत क्या है। भारत की राष्ट्रीय आय का मुख्य स्रोत क्या है, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन, आप लोग आंसर करके जरूर बताएं। तो इसमें सही आंसर क्या हम लोग का, ऑप्शन बी कृषि। भारत की राष्ट्रीय आय का प्रमुख जो स्रोत है वह क्या है, कृषि। ऑप्शन बी कृषि। भारत में राष्ट्रीय आय समांकों का आकलन किसके द्वारा किया जाता है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछे गए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। ये सभी बोर्ड और रेलवे आरआरबी की बात करें या फिर बिहार पुलिस की बात करें या फिर बीपीएससी की बात करें, ये सभी में ये क्वेश्चन लगातार रिपीट हो रहे हैं या सभी में क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं। इसमें सही आंसर हम लोगों को क्या है, इसमें सही आंसर है ऑप्शन डी केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। ठीक है, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन जो है या भारत में राष्ट्रीय आय समांकों का आकलन करती है। आगे फिर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे कि भारत में अर्थ शोधन निवारण अधिनियम कब लागू हुआ था। भारत में अर्थ शोधन निवारण अधिनियम जो है यह कब लागू हुआ था, तो ये लागू हुआ था 2005 में। ऑप्शन डी 2005 में ये लागू हुआ था भारत। आगे फिर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे कि भारत के किस राज्य की वर्तमान मूल्यों पर नवीनतम प्रति व्यक्ति आय न्यूनतम है। न्यूनतम आय वाला राज्य सभी लोग देखते समझ गए होंगे, प्रति व्यक्ति न्यूनतम आय वाला राज्य क्या है, बिहार, अपना बिहार। ऑप्शन ए बिहार इसमें बिल्कुल सही आंसर दिए होंगे। पता नहीं बिहार की स्थिति कब सुधरेगी। आगे फिर क्वेश्चन है कि निम्न तत्वों में से किसमें न्यूट्रॉन नहीं होता है। निम्न तत्वों में से किसमें न्यूट्रॉन नहीं होता है, साइंस का क्वेश्चन है, जल्दी से आप लोग आंसर करके बताएं। तो न्यूट्रॉन किसमें नहीं होता है, हाइड्रोजन में। ऑप्शन सी हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 होता है। हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक जो है यह 1 होता है और साधारण हाइड्रोजन समस्थानिक में कोई न्यूट्रॉन नहीं होता है। ठीक है, आगे फिर क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि एंगस्ट्रॉम किसकी इकाई। एंगस्ट्रॉम जो है यह किसकी इकाई है, तो यह इकाई है तरंगदैर्घ्य की। एंगस्ट्रॉम जो है यह तरंगदैर्घ्य की इकाई है। आगे क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है कि आवृत्ति को
इसमें मापा जाता है? आवृत्ति। आवृत्ति देखते ही माइंड में तुरंत आंसर आ गए होंगे कि आवृत्ति को मापा जाता है किसमें? आवृत्ति को हर्ट्ज में मापा जाता है। आवृत्ति को एचजेड हर्ट्ज में मापा जाता है। इस तरह से इसका सिंबल होता है हर्ट्ज, ठीक है। तो इसमें इसको मापा जाता है। और आवृत्ति का ऐसा ही मात्रक क्या होता है? यदि यहाँ पे कहीं मात्रक लिख दिए जाए तो आप लोग कंफ्यूज नहीं होना आप लोगों को। तो आवृत्ति का ऐसा ही मात्रक हर्ट्ज होता है। और एक सामान्य मनुष्य 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज की आवृत्ति की ध्वनि को सुन सकने में सक्षम होता है। ये भी क्वेश्चन एक पूछे जाते हैं, तो इसे भी ध्यान में जरूर रखें। आगे फिर क्वेश्चन देखते हैं कि विद्युत शक्ति की इकाई क्या है। तो विद्युत शक्ति की इकाई क्या है? विद्युत शक्ति की इकाई है वाट। विद्युत शक्ति की इकाई वाट है। अगला भी क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है कि आर्द्रता किस उपकरण से नापी जाती है? आर्द्रता मापी यंत्र इसमें कौन है? आर्द्रता मापी यंत्र के बारे में पूछा गया है। तो आर्द्रता नापी जाती है किससे? हाइग्रोमीटर से। ऑप्शन बी, हाइग्रोमीटर से आर्द्रता मापी जाती है। हाइग्रोमीटर हाइग्रोमीटर देख रहे हैं, ऑप्शन बी, हाइग्रोमीटर वायुमंडल की सापेक्षिक आर्द्रता का मापन करने वाला यंत्र है। वही बात करें हम लोग हाइड्रोमीटर की, तो हाइड्रोमीटर से द्रवों या फिर जल के तुलनात्मक घनत्व है उसका माप किया जाता है हाइड्रोमीटर के द्वारा। लैक्टोमीटर से दूध की शुद्धता मापते हैं, लैक्टोमीटर से, ठीक है। अगला फिर क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सी अदिश राशि है? इनमें कौन सी अदिश राशि है? तो इसमें अदिश राशि क्या है? इसमें अदिश राशि है दाब। दाब जो है यह अदिश राशि है। वे राशियां जिनको व्यक्त करने के लिए दिशा एवं परिमाण दोनों की आवश्यकता होती है वह सदिश राशियां कहलाती है, ठीक है। अब बात करें जैसे यहाँ पे उदाहरण के हम लोग समझे तो जैसे कि बल हो गया या फिर वेग, विस्थापन, त्वरण, संवेग, ये सभी होते हैं, ये सभी जो होते हैं वो सभी होते हैं सदिश राशियां। और जिन राशियों को व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की जरूरत उसमें नहीं पड़ती है, उसे अदिश राशियां कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर आयतन हो गया, आपके आंसर यहाँ पे दाब है, चाल है, दूरी, ये सभी अदिश राशियां कहलाते हैं। क्लियर है? आप लोग समझ गए होंगे। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। आगे फिर क्वेश्चन है कि इनमें से किस राशि का कोई मात्रक नहीं होता है? ऐसा कौन सा इसमें दिया हुआ राशि का कोई मात्रक होता ही नहीं है? इसमें मात्रक नहीं होता किसकी? विकृति की। विकृति की कोई मात्रक नहीं होती है। किसी वस्तु की बीमा में आया परिवर्तन और उस वस्तु की मूल बीमा के अनुपात को विकृति कहते हैं। विकृति एक बीमाहीन राशि है, यानी कि इसका कोई भी मात्रक नहीं होता है, ठीक है। समझ गए? तो आज 35 क्वेश्चन शामिल किए गए थे। आपको आज का क्विज, आज का प्रैक्टिस सेट, आज का वीडियो कैसा लगा आप लोग नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। अपने प्यारे प्यारे कमेंट्स नीचे जरूर लिखें। वीडियो को आप लोग लाइक जरूर करें ताकि और नए नए वीडियो आपको देखने को मिलते रहे। इसी तरीके से प्रैक्टिस सेट जो है या रोजाना रात में अपलोड हो जाते हैं, किसी भी समय, फिक्स टाइम तो फिलहाल नहीं है क्योंकि नेट की वजह से कभी आगे पीछे हो सकते हैं, कभी लाइट की वजह से, बट वीडियो एक अपलोड हो जाते हैं। तो आप लोग चैनल से जुड़े रहें, सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑन कर लें ताकि जब भी वीडियो अपलोड हो, किसी भी समय वीडियो अपलोड हो, तो इसकी सूचना आपको मिलते रहे सबसे पहले। तो चलिए आज के इस वीडियो में बस इतना ही। बाकी मैं मिलता हूं आपसे एक और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। खत्म। बाय बाय, टाटा, गुड बाय।